राजरानी की बड़ी बहू काजल आज बहुत खुश थी। उसका देवर उसके लिए गोरी सुंदर देवरानी जो ब्याह कर लाया था। वाह देवर जी, मेरी देवरानी तो बड़ी ही सुंदर है, जरा नजर उतार दो इसकी। सच में मेरी देवरानी जैसी सुंदर तो इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। वो तो है, अलीशा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरी जैसी सुंदर देवरानी पाकर, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जेठानी इतनी काली और बदसूरत है। अपनी नई नवेली देवरानी से आते ही ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। लेकिन काजल काफी संस्कारी लड़की थी, वो इस बात को बढ़ावा देने के बजाय हंसकर टाल देती है। फिर अलीशा अपने पति रोहन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह, आज छोटी बहू का घर में पहला दिन है, लेकिन ये है कि अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं शादी की थकान इतनी आसानी से नहीं जाती। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। काजल अलीशा के कमरे में जाती है। देवरानी जी उठिए ना, सुबह के 8 बज गए, उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। ओफो, सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठ जाओ अलीशा, नहीं तो माँ जी बहुत डांटेंगी तुम्हें। आपको समझ नहीं आता क्या, मुझे नींद आ रही है, अब जाओ यहां से। काजल को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अलीशा तैयार होकर नीचे आती है। आ गई तुम? छोटी बहू, ये रोज रोज नहीं चलेगा। आज तो मैंने तुम्हें सोने दिया, लेकिन कल से अपनी जेठानी की तरह तुम्हें भी सुबह 5 बजे उठना है। अब जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। राजरानी की बात सुनकर अलीशा का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में रसोई में चली जाती है। बड़ी आई बुढ़िया, मुझे जेठानी के जैसे बनने के लिए ज्ञान देने वाली। लेकिन अब पहली रसोई में क्या बनाऊं? ओहो, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। तभी वहां काजल आ जाती है और अलीशा की मदद करने लगती है। वो समझ जाती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो खुद ही सारे पकवान तैयार कर लेती है और सबको परोसती है और सबसे यही कहती है कि सब अलीशा ने बनाया है। अरे वाह छोटी बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। आज अलीशा की संस्कारी जेठानी सबके सामने उसकी इज्जत बचा लेती है, लेकिन गोरी घमंडी देवरानी को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उफ, अब तो मैं इतना खाना बनाकर थक गई हूँ। माँ जी, मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। जेठानी जी, बर्तन आप धो लीजिएगा। ये कहकर अलीशा अपने कमरे में चली जाती है और इधर बेचारी काजल चुप रहकर सबके जूठे बर्तन धोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, अरे भाभी, वो मेरे शर्ट पैंट प्रेस कर दिए क्या? हाँ देवर जी, आपकी अलमारी में रख दिए। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। यू आर द बेस्ट। अच्छा बड़ी बहू, मैंने तिजोरी में 30,000 रुपए रखे हैं, वो कमेटी के पैसे हैं। ये ले चाबी, से संभाल कर रखना। जी माँ जी। अलीशा ये सब देख रही होती है कि कैसे हर कोई सिर्फ उस काली संस्कारी बहू की ही माला जपे जा रहा है। जो वैल्यू उसकी काली संस्कारी जेठानी की थी, वो तो उसे इतनी गोरी सुंदर होकर भी नहीं मिल रही। ये देख अलीशा मन ही मन सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस घर में। सब इस महारानी को ही पूछेंगे। चल अलीशा, अपना कोई दिमाग चला। कुछ देर बाद दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं और राजरानी पड़ोस की कमला के घर चली जाती है। काजल घर के सारे काम निपटाने में लग जाती है। तब तक वो चाबियों का गुच्छा अपनी कमर से ही बांधे रखती है, लेकिन फिर वो काम निपटाकर नहाने चली जाती है और चाबी का गुच्छा तकिए के नीचे रख देती है। अलीशा को तो जैसे बस इसी मौके का इंतजार था। अलीशा जल्दी से उन चाबियों से तिजोरी खोलती है और कमेटी के रखे 30,000 रुपए चुरा लेती है। अब देखती हूँ कैसे सब लोग इसे संस्कारी बहू कहते हैं। अब आएगा मजा। कुछ देर बाद काजल नहाकर बाहर आती है। हे भगवान, चाबियां कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं रखी थी। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे चाबियां कहीं नहीं मिलती। फिर राजरानी को ये बात पता चलती है। बड़ी बहू, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मैंने तुझ पर कितना भरोसा करके चाबियां दी थी, लेकिन तूने तो उन्हें गुम कर दिया। और जब मैंने लॉक हटाने वाले को बुलाया तो मुझे पता चला कि उसमें से 30,000 रुपए गायब है। सच में लापरवाही की हद होती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अपनी जेठानी को डांट पड़ती देख अलीशा तो बड़ी खुश होती है। अब वो इसी तरह कुछ न कुछ करके अपनी चालबाजियों को अंजाम देती रहती है। ऐसे ही एक रोज, झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, चलो अब रसोई का काम निपटा लेती हूँ। लो, ये तो गई रसोई में। अब मैं अपने काम को अंजाम देती हूँ। अलीशा तेल की शीशी लाती है और उसे सीढ़ियों पर गिरा देती है। कुछ देर बाद राजरानी ऊपर से आती है तो उस पर पैर रखते ही वो बुरी तरह फिसल जाती है और उसकी कमर पर चोट लग जाती है। लेकिन माँ, तुम गिरी कैसे? वो जेठानी जी ने पोछा लगाया था सीढ़ियों पर, लगता है उसे ठीक से निचोड़ा नहीं होगा और गीला पोछा होने की वजह से माँ जी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। काजल, तुम भला इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार?
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे से पोछा सुखाया था और पंखा भी चला दिया था जिससे वो तभी सूख जाए। अब अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो और जाओ, माँ को दवाई देनी है, पानी लेकर आओ। अपने पति का ये रवैया देख काजल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन ये देख अलीशा मन ही मन बहुत खुश होती है। अभी तो तुम बस देखती जाओ जेठानी जी, मैं आगे आगे क्या क्या करती हूँ। अगर तुम्हारे संस्कारों की मैंने धज्जियां ना उड़ा दी ना और तुम्हें घर से ना निकलवा दिया तो मेरा भी नाम अलीशा नहीं। अब अलीशा जानबूझकर अपनी सास को दवाइयां देने का काम करती जिससे वो उनके सामने अच्छी बनी रहे। तो वहीं बेचारी जेठानी सारा दिन घर के कामकाज में जुटी रहती और अपनी सास के खाने के लिए जब भी कुछ बनाती तो अलीशा जाकर उसमें ज्यादा नमक या मिर्ची डाल देती जिसे राजरानी ठीक से खा नहीं पाती। छी, ये क्या बनाया है तुमने? कितना नमक डाला है इस खिचड़ी में? बड़ी बहू, तुम क्या मेरा बीपी बढ़ाकर मुझे मारना चाहती हो? जा इसे बाहर फेंक कर आ और मेरे लिए फिर से दूध वाला दलिया बना कर ला। जी जी माँ जी। माँ जी, मैं जानती हूँ जेठानी जी ये सब जानबूझकर कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहें, क्योंकि आपके मरने के बाद ही तो उनका इस घर पर और तिजोरी की चाबियों पर राज होगा। क्या बड़ी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मैं तो उसे कितना संस्कारी और अच्छे खानदान की समझती थी। उधर काजल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी काम करती वो जैसे तैसे बिगड़ ही जाता और इधर अब राजरानी भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन इतने दिनों में अलीशा ने उसका दिल जीत लिया था और जेठानी के खिलाफ उसे भड़का दिया था। एक रोज अलीशा चुपके से नॉनवेज खा रही होती है, तभी उसकी सास की आवाज उसे आती है। छी छी, ये कैसी मांसाहारी बदबू आ रही है हमारे घर में। ओ नो, लगता है माँ जी आ रही है। अलीशा जल्दी से बची हुई मछली उठाती है और अपनी जेठानी के कमरे में रखाती है। राजरानी जैसे ही काजल के कमरे में जाती है तो मछली देखकर जोर से चिल्लाती है, हे राम, घोर पाप! पंडितों के घर में मांस मछली! ये सब क्या है बड़ी बहू? मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, ये मेरे कमरे में कैसे आया? झूठ मत बोलिए जेठानी जी, मैंने ही आपको ये पैकेट लाते हुए देखा था। अब से ये मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल तू अभी मेरे घर से, निकल जा। तभी वहां रोहन आ जाता है। बस करो माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये सब इस अलीशा का किया धरा है और ये वीडियो है इसका सबूत। साथ ही ये वो 30,000 रुपए और तिजोरी की चाबी जो अलीशा ने अपनी अलमारी में छुपाई थी। मैंने जब अलमारी खोली तो इसके कपड़ों के नीचे मुझे ये मिले। आज तक जो कुछ भी होता आया है ना, वो इस गोरी घमंडी देवरानी की वजह से हुआ है, न कि संस्कारी जेठानी की वजह से। ये देख सास को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजरानी उसे घर से निकालने लगती है, लेकिन काजल उसे ऐसा करने से रोक लेती है। ये देख अलीशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी के साथ ही सब घर वालों से माफी मांगती है। सब उसे एक मौका और देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। सरिता जानकी देवी की बड़ी बहू, जिसे जानकी देवी गंवार समझती हैं और घर के बाहर के सभी जरूरी कामों से दूर रखती हैं। सपना बहू, कहाँ हो? अरे बाजार में आज भीड़ होगी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आई माँ जी, बस ये अपना न्यू पर्स जो मॉम लंदन से लेकर आई थी ना, वो ले रही थी। माँ जी, आपने वो प्लाजो सूट नहीं पहना जो मैं आपके लिए नया लेकर आई थी? अरे बहू, मुझे साड़ी में ही आराम मिलता है। चलो ठीक है, कल वो पहन लूंगी। अब चले, दिवाली की शॉपिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हाँ हाँ चलिए। माँ जी, रात के खाने में दाल चावल और सूखी अरबी की सब्जी बना लूं? अरे गंवार, कहीं जाते समय टोकना जरूरी था। रहेगी तो बिल्कुल गंवार की गंवार ही, बना ले जो बनाना है। माँ जी, सरिता भाभी हमारे साथ दिवाली शॉपिंग पर नहीं जाएंगी? कैसी बातें करती हो बहू, तुम तो मॉडर्न हो। तुम जानती हो तुम्हारी जेठानी गंवार है, इसे कोई अक्ल थोड़ी है बाजार में शॉपिंग करने की। चलो, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। अरे गुंजन का फोन आ रहा है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग से आकर बात करती हूँ। क्या कहा? जरूरी है। हेलो हेलो, कट गया। अब मिल नहीं रहा, आकर कर लूंगी। गुंजन दीदी का फोन था। हाँ, पर अब मिल नहीं रहा। एक काम करते हैं, पहले बाजार हो आते हैं, फिर मैं आकर तसल्ली से बात कर लूंगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सास और देवरानी मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। सरिता घर के सारे काम करती है। ऐसा अक्सर ही होता था। सरिता घर के सारे काम अकेले ही करती थी, जबकि उसकी देवरानी को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। फर्क बस इतना था कि सरिता गरीब परिवार से आई थी। वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी, जबकि उसकी देवरानी सपना एक अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए जानकी देवी ने सपना को बहुत सिर पर चढ़ा रखा था।
पर सरिता इन सब के लिए कुछ भी नहीं कहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। सरिता, तुम नहीं गई माँ के साथ? तुम भी चली जाती। नहीं, वो मेरे सिर में बहुत दर्द था तो मैंने सोचा कि आराम कर लूंगी। फिर घर का काम भी था, इसलिए नहीं गई। आपके लिए और रोटी लाऊं? सरिता, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं। कब तक वो तुम्हें घर के बाकी कामों से दूर रखेंगी? और जब से राजेश की शादी हुई है, सपना के आ जाने के बाद तो उन्होंने तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं जी, अभी सपना की नई नई शादी हुई है, कुछ ही महीने तो हुए हैं, अभी उसे आराम करने दो। मुझे पता है सरिता, मन तो तुम्हारा भी दुखी होता है, पर तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो। सरिता खाना बना रही थी, वहीं उसकी देवरानी सास के साथ मिलकर शॉपिंग के सामान को देख रही थी। राजेश, बताओ ना ये जीन्स कैसी लग रही है? माँ जी आप बताओ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं। अरे बहू, तू तो पतली पतंग है, तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी हमारी मॉडर्न बहू स्टाइलिश कपड़े पहनती है, किसी से कम थोड़ी है। माँ जी, ये नाइट सूट तो आप पहन लो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मैं ये ब्लैक वाला रख रही हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती हो, मैं इस उम्र में नाइट सूट थोड़ी पहनूंगी। एक काम करेंगे, कल वापस करके इसकी जगह तुम कोई और रंग का पसंद करके ले आना। माँ जी, अगर आपको हो तो ये सरिता भाभी को दे दूं? अरे पागल है क्या, इतना सुंदर स्टाइलिश नाइट सूट उस गवार पर थोड़ी जचेगा। अरे तू अपनी जेठानी को समझती क्या है? तेरी जेठानी गवार है, उस पर कुछ नहीं जचता। कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उसे पढ़ने ओढ़ने की तमीज है, ना किसी से बात करने की, कुछ नहीं है उसमें समझ। ऐसे कपड़े ऐसा पहनावा तेरे पर ही जचता है, समझी? रख ले इसको, कल बदल कर ले आना। अरे मैं गुंजन को फोन करना तो भूल ही गई, एक बार फोन मिला लेती हूँ, मिस कॉल आई हुई है। हेलो, हाँ गुंजन, तूने फोन किया था? हाँ माँ, कल शाम शिल्पी के ससुराल वाले दिवाली और करवा चौथ का त्योहार देने आ रहे हैं। सासू माँ बोल रही थी कि आप दोनों भाभीयों के साथ सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, शिल्पी हमारी बेटी ही है, हम जरूर आ जाएंगे, सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और तू चिंता मत कर, सपना बहू बहुत मॉडर्न है, वो वहां आकर सारा कुछ संभाल लेगी। जैसा जानकी देवी ने अपनी बेटी को कहा, उसका उल्टा ही हुआ। सपना तो मॉडर्न पहनावे में तैयार होकर बस वहां जाकर अपने मोबाइल फोन पर लग गई या फिर इधर उधर बैठकर बतियाने लगी। गुंजन देखती है कि सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। जल्दी जल्दी उसने द्वार पर बहुत ही सुंदर रंगोली बना दी। रसोई में गुंजन की सास के साथ मिलकर सारे पकवान भी तैयार कर दिए, अच्छे से ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। सब कुछ गुंजन देख रही थी, पर मजाल है कि सपना ने एक गिलास इधर से उधर भी रखा हो। शाम को शिल्पी के ससुराल वाले आए, तब भी सरिता ने ही सारे कामों में मदद की। जब वो लोग चले गए, तब गुंजन की सास सरिता के पास आई। सरिता बहू, तुम बहुत ही समझदार और संस्कारी हो, तुम्हें घर गृहस्थी की एक एक चीज का बारीकी से पूरा ज्ञान है। शुक्रिया, तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हमारे यहाँ तो किसी को रंगोली बनानी आती ही नहीं थी, पर तुमने इतनी सुंदर रंगोली बनाई गुंजन के साथ मिलकर, सभी मेहमानों की खूब खातिरदारी की। अब मैं चाहती हूँ शादी के समय भी तुम हमारे साथ ही रहो। तुम यहाँ रहोगी तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सरिता भाभी, आशीष बोल रहे थे कि सबको आपकी बनाई रंगोली बहुत सुंदर लगी, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाभी, सचमुच आपके आ जाने से मुझे आज बहुत हेल्प मिली है, सब लोग बहुत खुश होकर गए हैं। माँ, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सरिता भाभी जैसी बहू मिली। सबके मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर जानकी देवी एक पल के लिए सोचने लगती है कि वो गलत थी, जो हमेशा सरिता को गंवार कहकर उसका अपमान करती रही। पर आज सरिता ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। माँ जी, आज आप और मैं मिलकर रसोई में इतना सारा काम कर रहे हैं, सरिता भाभी कहाँ है? मुझे रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? आज सरिता और अजय घूमने के लिए गए हैं, मैंने उन्हें पिक्चर देखने भेजा है। कितने सालों से वो दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गए थे, और तुम तो हमेशा राजेश के साथ जाती रहती हो, इसलिए आज तुम घर का काम करो, मैं भी तो कर रही हूँ। अरे दोनों मिलकर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि माँ जी को क्या हो गया है। कल तक तो सरिता भाभी को गंवार कहती थी, मेरे आगे पीछे डोलती थी, आज उल्टा ही चल रहा है। अब क्या करूं, इन्हें खुश करने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं कि कब मेरे पीछे। क्या हुआ सपना बहू, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी। उस दिन के बाद जानकी देवी ने अपनी दोनों बहुओं के बीच में फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया। वो जितना प्यार और सम्मान सपना को देती थी, उतना ही सरिता को भी देती थी।
ये सब देखकर सरिता बहुत खुश थी। जिस प्यार और सम्मान की वो आशा करती थी, आज उसे वो मिल गया था। Thanks for watching.